आज के सेशन में फर्स्ट ईयर में एनिमल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें नवजात बच्चों की जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद देखभाल कैसे करनी चाहिए, क्या क्या उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो और बच्चा आगे जाके अच्छी नस्ल के गुण लेके एग्जिबिट करे। इसके लिए हमें क्या क्या देखभाल करनी पड़ेगी बच्चों की जन्म से पहले। ये जन्म से पहले हम पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जन्म से पहले हमें क्या क्या देखभाल करनी है। उसके बाद में नवजात बच्चे की जन्म के समय, जब बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या क्या देखभाल करनी चाहिए। फिर अगला बिंदु है नवजात के जन्म के बाद की देखभाल कैसे होनी चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद कैसे अपन देखभाल करते हैं, जैसे नाभि का काटना, मुंह पे मुल्कस है उसको हटाना, खीस पिलाना। खीस नहीं उपलब्ध है तो कृत्रिम खीस कैसे पिलाना, कैसे बनाना है, और सप्रेटा का दूध भी कैसे पिलाना है ताकि बच्चे का स्वास्थ्य सही बना रहे। इसके बाद में नवजात का मां से दूध छुड़ाना, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सही मायने में मां ने कितना दूध दिया है प्रत्येक गांठ में उसका पूरा ब्यौरा रखा जाता है। इसको देखने के लिए या इसको मापने के लिए हम इसको वीनिंग कहते हैं। बच्चे को 3-4 दिन के बाद ही माँ से अलग कर देते हैं और उसकी वीनिंग के द्वारा उस बच्चे को पालते हैं। माँ के दूध को ना रख के अलग से उसकी व्यवस्था करके उसको पालते हैं। उसके लाभ, उसकी हानियाँ पर चर्चा करेंगे। फिर अगला बिंदु आता है सींग रोदन। अच्छी नस्ल के जो बछड़े हैं, जिनको या बछड़ियाँ हैं, जिनको भविष्य में अच्छे प्रोडक्शन के लिए पालते हैं तो उनकी सींग रोदन की विधि अपन काम में लेते हैं जिससे सींग उगते नहीं है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और लास्ट में है गद्याकरण। कुछ ऐसे पशु होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे नस्ल के नर जानवर होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, ब्रीडिंग की आवश्यकता नहीं होती, उनको नपुंसक बनाने के लिए हम लोग बध्याकरण करते हैं। बध्याकरण 2 विधि द्वारा होता है, खुली विधि और बंद विधि। बंद विधि में भी 2 तरह से होते हैं, एक तो बाई बगीचो और दूसरा है बाई रबर बैंड या रबर रिंग। अब हम इन सब बिंदु बारे में सब पर चर्चा करेंगे, वो आप थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि अपन लोग सब किसान थे और किसान को ही हमने सारी चीजें दिखानी है। पहला बिंदु है हमारा नवजात बच्चे की जन्म से पहले देखभाल। जब जन्म से पहले कैसे, जब उसका जन्म नहीं हुआ, जब बच्चा माँ के दूध में पल रहा हो, विकास हो रहा हो, तब हमें क्या देखभाल करनी है। यह अत्यंत कटु सत्य है, यह बिल्कुल सत्य बात है कि बछड़ा बछड़िया की देखरेख जन्म उसके जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि यदि यावल पशु को सही और संतुलित आहार नहीं दिया जाए तो बच्चा कमजोर, विकृत अथवा मृत पैदा हो सकता है अथवा गर्भपात भी हो सकता है। इसलिए बच्चे के जन्म से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आपने समझ लिया होगा कि अगर माँ को अच्छा नरिशमेंट, अच्छा पोषण उसके खुराक नहीं देंगे तो बच्चा पेट के अंदर विकृत भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, मर भी सकता है और गर्भपात भी हो सकता है। इससे बचने के लिए माँ को संतुलित आहार देना बहुत ही अति आवश्यक है। देखभाल कैसे करनी है बच्चे की? बच्चे की देखभाल के लिए माँ के गर्भ में तो बच्चे की देखभाल माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। गर्भवती पशु की देखभाल से प्रसव पूर्व ही कर देनी चाहिए। गर्भित पशु को गर्भकाल के अंतिम त्रमाही मास में, जो मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कम से कम 1.5 किलो दाना, इच्छानुसार हरा चारा, 50 ग्राम मिनरल मिक्सर, 30 ग्राम नमक प्रतिदिन अवश्य दें, क्योंकि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए और स्वयं के प्रजनन अंगों के विकास के लिए यह पौष्टिक तत्वों का और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये राशन देना बहुत ही अति आवश्यक है, जो देना चाहिए। अगला बिंदु है गर्भित पशु को ज़्यादा दूर चरने के लिए नहीं भेजें। जैसे अपन पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं ले जाएं, दौड़ाएं नहीं, उसको उबड़ खाबड़ जगह पे नहीं ले जाएं, नहीं तो यूट्राइन टॉर्सन हो जाते हैं। कई बार जो बच्चा पेट के अंदर फुल मैच्योर हो जाता है और जब गाय या भैंस ऊँचे पे या नीचे को उतरती चढ़ती है तो टॉर्सन हो जाता है। टॉर्सन होने पे फिर बच्चे की डेथ से डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो पाती। इसलिए आपको चाहिए कि उसको ऊंचे नीचे रास्ते में ले जाएं, नहीं तो बच्चा
प्रसव के 15 दिन पूर्व उसको उसके काविंग बॉक्स में उसका जो प्रसव कक्ष है उसमें स्थानांतरित कर दें। फिर आता है नवजात बच्चे के जन्म के समय देखभाल। उसके जन्म के समय क्या क्या देखभाल करनी चाहिए। ये है प्रसव के दौरान ना तो प्रसव क्रिया में व्यवधान करें और न ही किसी बिना आवश्यकता के पशु की मदद करें। जैसे ही गाय या भैंस जा रही है तो उसको ध्यान से देखें, अगर उसको आवश्यकता नहीं है तो उसको आराम से जाने देवें। प्रसव कक्ष में निरंतर उसकी क्रियाओं को शांत वातावरण और शांतिपूर्वक देखते रहें। यदि प्रसव दर्द शुरू हो गए हो तो 2 घंटे से अधिक हो गया है समय, तो अवश्य थोड़े ही चिंतित होना जरूरी है, विशेष तौर पर उन पशुओं के जिनके डिफ्यूज टाइप के प्लेसेंटा होती है जैसे घोड़ी, क्योंकि इनमें बच्चा और माँ के प्लेसेंटा जल्दी ही ढीला हो जाता है। जब ब्याने टाइम का जल्दी ढीला हो जाता है और उसे छूट करके बच्चे प्लेसेंटा सहित बॉडी से बाहर आते हैं तो उसको फिर ऑक्सीजन की सप्लाई होने में व्यवधान जाता है तो बच्चे की मौत हो जाती है। अतः शीघ्र प्रसव क्रिया में स्वयं और चिकित्सक अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें स्वयं भी वही रहें और किसी चिकित्सक को बुला के रखें। गाय भैंसों में ऐसी कोई चिंता नहीं करें, वो आराम से ब्याह जाते हैं। बच्चे का प्रेजेंटेशन पोजिशन पोस्चर सामान नहीं हो तो तुरंत उसकी सहायता करें। अगर उसकी पोजिशन पोस्चर प्रॉपर नहीं है, जैसे पहले अगले पैर आना चाहिए, मुंह घुटनों पे आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आप अपनी तरफ से खींचातानी नहीं करें। फिर है नवजात की जन्म के बाद देखभाल। नवजात के जन्म के बाद देखभाल के लिए अपने ये बिंदु आते हैं, जैसे मुंह पर श्लेष्मा। जब बच्चा पैदा होता है तो मुंह कान नाक सब भरे हुए होते हैं म्यूकस से, तो हमें तुरंत उसको साफ करना चाहिए या गाय के सामने भैंस का मछोड़ डाल देना चाहिए ताकि वो उसको चाटना प्रारंभ कर दे। चाटना प्रारंभ करेगी तो उससे उस बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसको गाय भैंस में मातृत्व की भावना का उद्गार होगा। वो अपने बच्चे को समझेगी और बच्चे को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगी। नाभि का काटना होता है। ये जो जब बच्चे के श्लेष्मा को हटाते हैं इसको फिलेगम कहते हैं, फिलेगम। इसको श्लेष्मा को तुरंत हटा दें। फिर है नवजात बच्चे की घास की पतली पत्ती लेकर नाक में छींक डाल। जैसे अपने बच्चे को छींक दिलाते हैं वैसे नाक में थोड़ी पत्ती हिला के वो छींक दिलाएं ताकि अंदर अगर श्लेष्मा अंदर है तो वो छींक के साथ बाहर आ जाए। अगर बच्चा कुछ पेट के अंदर पियाने में कोई परेशानी आई है और टाइम लगा है तो हो सकता है बच्चे ने कुछ अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड पी लिया हो, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, पैदा करने के बाद उसके हॉफ जॉइंट को पिछले पैर के हॉफ जॉइंट को पकड़ के ऊपर उठा देना चाहिए और उसके चेस्ट को दबाएं ताकि मुंह में और नाक में जो उसका फ्लूइड गया है तो वो नीचे बाहर आ जाए। ये आपको क्रियाएं करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद श्वसन क्रिया चालू नहीं हो तो उसको कृत्रिम सांस भी देनी पड़ सकती है, वो भी आपको देनी पड़ेगी। और ऐसा करने से, ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे के शरीर को कई तरह की बीमारियां या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। खींच पिलाना, नाभि को जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड को दबाकर उसमें जो कुछ मेटेरियल उसको बाहर निकाल दें और उसके शरीर के 2-3 इंच की दूरी से बांध दें और फिर उसके 1 इंच आगे से उसको काट दें। नाभि काटने के बाद इसे आयोडीन नाभि पर लगा दें, कोविडीन लगा दें। नाभि में संक्रमण नहीं हो इसलिए उसको थोड़ा सा कपड़े से भी पीछे बांध सकते हैं। खींच पिलाना, जन्म के बाद चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा दूध नसीट के निकाल करके फिर नवजात बच्चे को खींच पिला देना चाहिए। खींच के फायदे क्या क्या है? खींच में सबसे पहले तो बाइग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है जो नवजात को कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। खींच नवजात के पेट में म्यूकोनियम जो होता है, फर्स्ट म्यूकोनियम, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। खींच में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ये पौष्टिक तत्व होते हैं जो उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यदि नवजात को किसी भी कारण खींच नहीं मिले तो उसे कृत्रिम खींच भी पिलाना चाहिए। कृत्रिम खींच क्या होता है? कृत्रिम खींच आपको खुद बनाना पड़ेगा। उसमें एक अंडा, टेरामाइसिन पाउडर आधा ग्राम, कॉड लीवर ऑयल 5 मिलीग्राम और अरंडी का तेल 15 मिलीग्राम और गुनगुना पानी 8 लीटर मतलब 280-250 ml 3-4 बार दिन में उसको पिलाएं। ये उसका कृत्रिम खींच हो जाएगा। फिर माँ के माँ की जो दादी है यहाँ से
निकालना है। 1% प्रोटीन से परमानेंट के घोल से धोकर सुखाएं और फिर 3-4 धार दूध की बाहर निकाल के दूध निकालना शुरू करें और बच्चे को पिलाना शुरू करें। दूध में यह दूध कोलेस्ट्रॉल दिन में 2 या 3 बार पिलाएं। एक साथ अधिक नहीं पिलाएं, मतलब बॉडी वेट का 10% से ज़्यादा नहीं पिलाएं। 2-3 बार पिला सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा दूध पिलाना है। ज़्यादा दूध दे दिया तो उसको कई बीमारी जैसे काफ स्टोर है, निमोनिया है, वैक्सीन भी हो सकता है जानवर को, तो ये नहीं होना चाहिए। नवजात को हमेशा उसके सारे वजन का 10%। इसी तरह में बच्चे को खीस पिलाना भी एक टेक्निक होती है, जिसके बच्चे के जन्म के 3-4 दिन बाद माँ के दूध थोड़ा सा निकाल के नवजात को माँ का दूध, जिसे हम खीस कहते हैं, जो तुरंत जेल कराने से पहले दोनों को साफ करके पिलाना चाहिए बच्चे को। खीस में क्या क्या चीज़ होती है? खीस में ग्लूबिन प्रोटीन होता है, जो नवजात को कई बीमारियों से बचाने के लिए बहुत सक्षम होता है। खीस नवजात के पेट में जो मेक्यूनियम होता है, पहला जो मल होता है, उसको बाहर निकालने में आसानी उसकी मदद करता है। खीस में विटामिन ए, विटामिन बी, कॉर्लिन, राइबोफ्लेविन, थाइमिन, एंटोनिक अम्ल आदि की पर्याप्त मात्रा होती है, जो नवजात के शरीर के लिए, वृद्धि के लिए बहुत अति आवश्यक है। यदि नवजात को खीस नहीं मिले तो कृत्रिम खीस देना चाहिए। कृत्रिम खीस क्या होती है? इसके लिए कृत्रिम खीस में जैसे उसमें होता है, एक मुर्गी का अंडा लेना चाहिए, टेरामाइसिन का पाउडर आधा ग्राम, कॉड लीवर 15 मिलीग्राम, गुनगुना पानी 250 ml और कम से कम दिन में 3-4 बार उसको पिलाना चाहिए। माँ के आयन जो अदर है उसको 1% पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए, पहुँच देना चाहिए, ताकि कोई किसी तरह की गंदगी, किसी तरह का इन्फेक्शन बच्चे के दूध में या बच्चे को नहीं मिले। और सेपरेटा दूध, ये 3 सप्ताह बाद नवजात को दूध की मात्रा का कम से कम दूध की मात्रा कम करके सेपरेटा का दूध स्टार्ट कर देना चाहिए। सेपरेटा दूध को पिलाने से पूर्व शरीर के तापमान पर उसको गर्म कर लेना चाहिए। मिल्क रिप्लेसर ये है, जब नवजात कम से कम 2 सप्ताह का हो जाता है तब उसको शुरू करना चाहिए। काफ स्टार्टर खिलाना, जब बच्चा 3 सप्ताह का हो जाए तो उसको काफ स्टार्टर चालू कर देना चाहिए। नवजात के अगर कोई डेयरी हर्ड में है, बच्चा पैदा हुआ तो कोई निशान लगाना है तो उसके कान पे, उसके पीठ पे या उसके जांघ पे कोई निशान लगा तो टैटूइंग कर देना चाहिए। सींग रोधन का कार्य 15 से 20 दिन की उम्र के बीच में कर देना चाहिए। नवजातों को निम्न कारणों से एक माह में मृत्यु कई बार हो जाती है, जैसे निमोनिया या डायरिया, इनकी ये नहीं होनी चाहिए। पेट में बम्स हो जाते हैं जिनसे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। 6 माह की उम्र के बाद बछड़े को अलग कर देना चाहिए। जब बच्चे और बछड़ी की उम्र 6 महीने की हो जाए तो उनको अलग अलग पैर में स्थानांतरित कर देना चाहिए और HHV को एंथ्रेक्स आदि के टीके लगवा देना चाहिए। नवजात को माँ के दूध छुड़ाकर खाले से पालना, इस विधि को अपन वीनिंग कहते हैं। नवजात को माँ से अलग करके उसे खीस अथवा दूध को पिलाने हेतु निम्न विधियाँ अपनानी पड़ती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें 17% प्रोटीन होती है। गर्म करेंगे तो ये फट जाएगा, तो जो को काम का नहीं रहता। माँ का दूध किसी चौड़े ऊँचे बर्तन डालें और बच्चे के मुँह में उंगली चलाते रहें, ताकि वो दूध को शक करना सीख जाए। जब शक कर लेगा तो वो अपना पीना शुरू कर देगा। 4-5 सप्ताह तक विंड काफ को करीब 100 लीटर होल मिल्क पिलाना चाहिए, ताकि उसकी अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन काफ स्टार्टर उसको मिल सके और उसको अच्छी तरह तैयार किया सके। जब भी पशु को काफ को दूध पिलाएं तो उसके शरीर के तापक्रम पर गर्म करके उसको पिलाएं और उसमें मिनरल मिक्सर, फेरस सल्फेट, फेरिक, कॉपर सल्फेट, कॉपर, फेरिक, मैग्नीशियम, जिंक और ये जो ट्रेस एलिमेंट्स आवश्यक रूप से होने चाहिए, ताकि उसको उसके शरीर की बनावट और उसकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत आवश्यक है, वो देने चाहिए। बीनिंग के लाभ, बीनिंग करने से दुग्ध उत्पादन प्रतिभाग का वास्तविक पता लग जाता है, क्योंकि बच्चे को टाइम से पहले 4-5 दिन बाद छुड़ा दिया जाता है तो तभी से मिल्क की रिकॉर्डिंग मापी शुरू कर देते हैं, तो उसका मालूम पड़ जाता है एक ब्याज में अपने पशु ने कितना दूध दिया है, कितना नहीं। बीनिंग पद्धति को अपनाने से
काफ को दूध जैसे पौष्टिक पदार्थों का उपयोग सस्ती दरों पर पाला जा सकता है। काफ का ओवर फीडिंग और अंडर फीडिंग का भी इसमें पता लग जाता है। काफ को बिना दूध के साफ स्वच्छ दूध प्राप्त होता है, क्योंकि माँ के दूध से बच्चा दूध पीता है तो कई बार कई तरह के इन्फेक्शन उसके टीथ पे या फिर अटक होते हैं जो उसको लग जाते हैं। अगला आता है सींग रोधन। सींग रोधन और सींग रोधन की विधियाँ। सींग काटना, डिहॉर्निंग, यह हमेशा बड़े पशुओं में होता है जहाँ सींग टूट जाते हैं, फट जाते हैं या हिल जाते हैं या कैंसर हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सींग को जड़ से निकालना पड़ता है या बीच में उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है। सींग रोधन, सींग रोधन नवजातों के सींग के अंकुरण जैसे फूटते हैं उस टाइम में उसको सींग रोधन की टेक्निक से उसको बंद कर दिया जाता है, जिससे जानवर के सींग पूरी उम्र आते ही नहीं है। यह उम्र बच्चे के 10 से 15-20 दिन तक की बीच में ही करनी चाहिए, टेक्निक अपनानी चाहिए। इसमें सींग के अंकुरण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, तभी इसको अपन टेक्निक को कर सकते हैं। सींग रोधन के लाभ, सींग रोधन के लाभ में क्या होगा, जैसे सींग रहित पशु को आवास में आराम से बांधा जा सकता है, जिससे सींग के किसी प्रचारक या सींग के या गाय के मालिक को कोई चोट नहीं लगती है। सींग वाले पशु आपस में लड़ते हैं तो नुकसान होता है, सींग नहीं होंगे तो लड़ने पे कोई नुकसान नहीं होगा। सींग रहित पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से काबू करके ले आया जा सकता है। सींग रोधन के बाद पशु समूह में सुंदर और आकर्षक लगता है। सींग रहित पशुओं में हॉर्न कैंसर की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है, क्योंकि जब सींग ही नहीं रहेगा तो हॉर्न कैंसर होने की बीमारी नहीं होगी। हानियाँ, सींग रहित पशु दूसरे से अपनी सहायता नहीं कर पाता। दूसरा पशु अगर कोई सींग वाला है तो उसको मार सकता है, चोट दे सकता है। कुछ नस्ल ऐसी होती है जैसे कांकरेज, मुर्रा या जाफराबादी नस्ल भैंसे होती है जिनके सींग से ही उसको पहचाना जा सकता है, तो सींग उनका रोधन नहीं होता। सींग रोधन की विधियाँ, रासायनिक विधि, भौतिक विधि। रासायनिक विधि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की गोली होती है, जिसको सींग के बट पर बटन टाइप की रचना होती है उस पर उसको रगड़ा जाता है और फिर बाद में उसको लाल दवा या एंटीसेप्टिक कोई दवा लगा करके सूखा रखते हैं तो सींग आना बंद हो जाता है। भौतिक विधियाँ, गर्म लोहे से, ये गाँव की प्रचलित विधियाँ हैं जो गाँव में लोग छड़ को गर्म करके उसके कॉर्न बट को दबा देते हैं। विद्युत विधि, ये टेक्निकल विधि है जिसमें डिहॉर्नर होता है, इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर, जिसको स्विच में बिजली में गर्म करके और फिर 8-10 सेकंड के लिए उसके हॉर्न बट पर लगा देते हैं तो वो कॉटराइज हो जाता है। रबड़ का छल्ला, ये बड़े जानवरों में जब सींग बड़े हो जाते हैं तो उसमें थोड़ी खाँच बना के सींग में और उसमें रबड़ का बैंड लगा दिया जाता है, जिससे बैंड लगने के बाद में धीरे धीरे कटाव करता है और सींग अपना झड़ जाता है। लास्ट विधि है बधियाकरण। बधियाकरण बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसमें वृषण ग्रंथि को सन क्रिया द्वारा हटाकर स्पर्मेटिक कॉर्ड को किसी उपकरण की सहायता से दबाकर अक्रियाशील करने को ही बधियाकरण कहते हैं। इसमें वृषण हट जाते हैं या अक्रियाशील हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का बनना बंद हो जाता है, जिससे परिणामस्वरूप नर की संभोग करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। बधियाकरण के उद्देश्य आप जानते हैं, जिनकी संतति अच्छी नहीं है, जिनका रिकॉर्ड मिल्क उत्पादन अच्छा नहीं है, जिनकी नस्ल अच्छी नहीं है, उनको अपन बधियाकरण कर देते हैं। कृषि कार्य में हेतु अगर किसी को बैल बनाने हैं तो उसको बधियाकरण कर देते हैं। बधिया किया हुआ नर जो है काफ़ी डोसा ले जाता है, आसानी से काबू किया जा सकता है, इसलिए भी करते हैं। मेढ़ों और बकरों को अधिक मांस उत्पादन हेतु बधियाकरण करते हैं। अगर उसको बधियाकरण नहीं किया गया बकरे को और मेढ़े को तो उससे एक तेज गंध आती है, जिसको बकराइन गंध बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग गोटिस स्मेल, जिसके कारण उसकी मांस की बिक्री और मांस ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता, इसलिए तो उसकी कीमत गिर जाती है। इसलिए उसको बधियाकरण करना बहुत अति आवश्यक है। बधियाकरण की उम्र बछड़ा 8 से 10 सप्ताह, मेमना 2 सप्ताह, सुगर 1 सप्ताह। बधियाकरण की 2 विधि होती है, खुली विधि और बंद विधि। बंद विधि बर्डीजों द्वारा और रबर द्वारा। खुली विधि ये गांव में लोग करते हैं, चिकित्सक भी करते हैं। इसमें पशु को नीचे लगाना पड़ता है, टेस्टिकल को बाहर खींच के चीरा लगा करके उससे टेस्टिकल को बाहर निकाल देते हैं और इस पर कॉर्ड को बांध देते हैं। इस पर हल्दी या डिटर्जेंट वगैरह लगा देते हैं तो घाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बंद विधि में ये दो तरह की होती है। बर्डीजों द्वारा, जिसमें दो प्रकार का बर्डीज होते हैं, छोटे पशु के लिए अलग और बड़े पशु के लिए अलग होता है। इसमें 2 बार प्रेशर बनता है। पहली बार आप स्पर्मेटिक कॉर्ड को फिक्स करते हैं, सेकेंड टाइम स्पर्मेटिक कॉर्ड को
सप्रेस कर देते हैं, जिससे उसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है और धीरे धीरे उसका टेस्टिकल छोटे हो जाते हैं। दूसरा है रबड़ के छल्ले द्वारा। इसमें भी बचपन में ही स्पर्मेटिक बगैर रक्त स्राव रहित टेक्निक है। इसमें इस विधि में बच्चे को 7 दिन की उम्र में ही उसके टेस्टिकल पर रबर बैंड डाल देते हैं और रबर बैंड का दबाव इतना होता रहता है धीरे धीरे उसकी ब्लड सप्लाई रुकती है। ब्लड सप्लाई रुकते ही टेस्टिकल का आकार छोटा हो जाता है और धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। कुछ रोग होते हैं पशुओं में, नवजात पशुओं में जो मुख्यतः पाए जाते हैं और जिनका वैक्सीन भी लगते हैं और उसमें डेथ भी ज़्यादा होती है, जैसे नेवल एल सुंडी का पकना, काफ स्कोर, निमोनिया, बोवाइन मेलिंग, कटार, ब्लैक वाटर थाइलेरिसिस, HS और FMD। ये ऐसी बीमारी है छोटे बच्चों में जो मौत का कारण बनती है। इनके लिए वैक्सीन है जो 3 और 4 सप्ताह के बाद में स्टार्ट होते हैं। वो आपके नोटों में पूरी सारणी बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं।